आज़ादी। क्या है आज़ादी का सच्चा अर्थ? हर एक के लिए अलग अलग अर्थ लेके आती है ये आज़ादी। Freedom is the ability to visualize a better future and focus our attention, our passion, and our decisions in that future. It is to dominate our thoughts, feelings, and actions and direct them correctly. It means being able to sacrifice the immediate and the comfortable for something bigger and better. किसी चीज़ को हासिल करने का जज्बा उतना ही स्ट्रांग होता है जितना उसे पाने की चाहत हमारे दिल में गहरी होती है। कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं वो, इसे पाने के लिए सब कुछ खोने को भी। हर दर्द सह लेते हैं, हर परीक्षा से गुजर जाते हैं। अलग ही होते हैं वो लोग जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। सोच रहा था कि कहानी लिखूं, कोई किस्सा किसी की जुबानी लिखूं, कोई एक नाम हो तो ले भी लूं, लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद आज तक हम जान भी ना पाए, मगर उनका कोई भी काम उनके काम से कमतर ना था जिनके नाम हम हर बार लिया करते हैं। मैदान में हर खिलाड़ी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उतरता है, लेकिन फिर भी कुछ अटक जाते हैं और कुछ चमक जाते हैं। जो ना कर पाए तो क्या उनके जज्बे को सलाम करते हैं। वो कम से कम उनसे तो बेहतर थे जो इसमें शामिल होने की सोच भी ना पाए। कहानी कहाँ से लिखूं देश की आज़ादी की? देश, भारत देश, एक विस्तृत क्षेत्रफल, एक विकसित सभ्यता, जहाँ वो सब कुछ मौजूद था जिसकी कल्पना भी किसी के लिए संभव न थी। 10,000 साल पुरानी सभ्यता जो समय के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में समय के साथ साथ विकसित होती रही। लोग कभी भी अपने घर, अपने देश को छोड़कर कहीं भी जाने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि किसी बात की यहाँ पे कमी न थी। धन संपदा, विचार, धर्म, शास्त्र, नीति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, मनोरंजन, खेल, हर प्रकार से संपूर्ण था हमारा ये देश। मगर विश्व के अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। वहाँ अभी भी लोगों की जीवन शैली में कुछ कमियाँ थी। उनकी सभ्यता अभी भी उस स्तर तक की नहीं थी जिस पे वो लोग एक दूसरे के लिए कुछ सोच सके। वो सिर्फ सोचते थे अपने बारे में। यहाँ रामकृष्ण की भूमि में ईश्वरीय संदेश से भरा वेद, पुराण, उपनिषद थे। धर्म था मगर कर्म के आधार पर, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। फिर भी कुछ ऐसी कमजोरी रही हमारे लोगों में जिसकी वजह से हम बटे हुए थे। अपने ही देश में विचारों से एक न थे। एक ही देश में न जाने कितने अपने अपने छोटे छोटे देश थे। कहते हैं कि जो घर अपनी सुरक्षा नहीं कर सके तो फिर उसे टूटने से कौन रोक सकता है। ईरानी आए, यूनानी आए, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने सिद्धांत साथ लेकर आए। पल्लव, कुषाण, हुन आए। अरबी, टर्की देशों ने आकर यहाँ लूटा, मारा, बेरहमी से भोले भाले लोगों को बर्बाद किया। ये ना सोचो कि कब किसी का क्या होगा, जब राह दिखाने गैरों को कोई दोस्त अपना होगा। कई युद्ध लड़े योद्धाओं ने, कई जीवन लहूलुहान हुए। हमला कर लूटने मारने हर बार नए नए दुश्मन तैयार हुए। नए भारत के निर्माण से पहले हम बात पुरानी जान लें, न जाने कितनी भूलों से हम पहले ही कितने बर्बाद हुए। मुट्ठी भर लोगों को लेकर हर बार एक निर्दयी लड़ाका आया था। हम में से कुछ जयचंदों के कारण हम बार बार लाचार हुए। इसी तरह कुछ व्यापार के बहाने कुछ विदेशी भी तब समंदर के रास्तों से भारत आए। आकर यहीं के लोगों को खुद के साथ जोड़कर
उन्हें लालच देकर अपना प्रभाव बढ़ाते रहे और हम बस उसे अपना भाग्य समझकर उनकी सेवा करते रहे। कुछ लोग उनकी वेशभूषा से प्रभावित हुए और कुछ उनके चमड़ी के रंग से। उनको अपना मेहमान बनाकर लाए और फिर अपना ही घर उनके नाम कर दिया। सूरत, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सभी जगह उन्होंने अपने व्यापारिक संबंधों को शुरू किया। अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी और अपने एम्यूनिशंस को भारत में ले आए और जिसकी परमिशन किसने दी उन्हें? अपने ही लोगों ने। द लास्ट मुगल एम्परर। वो बस अपनी पोजीशन को संभालने बस इतना ही काफ़ी था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि जिस देश का वो हाकिम है उस देश को वो किस गर्त में लेके जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी तैयार की और उसमें गर्व से शामिल हुए हमारे ही भाई, हमारे ही लोग। भारत के अलग अलग राज्यों को आपस में लड़ाते रहे और अपना सपोर्ट अपने बेनिफिट के लिए किसी एक पक्ष को करते रहे। फिर कौन थे जो उन्हें सपोर्ट करते? हाँ, वो भी अपने ही लोग। अपने ही लोग अपने ही लोगों को हरा कर खुश होते, मगर हार किसकी होती? हार होती देश की। ब्रिटिशर्स बस इसी तरह हमारे लोगों के बीच अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते रहे और देश को लूटते रहे। कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, मगर वो कोशिश भर सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित था। कोई दूसरा राज्य अगर उनको सहयोग करता तो शायद आज ये स्थिति हमारी ना होती। एक एक कदम करके वो बढ़ते रहे और अपने ही लोग उनकी फौज में रहकर अपने ही लोगों को मारते रहे। भारत के सभी राज्यों को कमज़ोर कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसके बाद आज़ादी की अलख लगनी शुरू हुई। कुछ लोगों को एहसास होने लगा कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है और हमने क्या खोया है, और वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जा चुका था, जहां कानून व्यवस्था अब ब्रिटेन की सत्ता के हाथ में थी। हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या एग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे। भारत की शिक्षा पद्धति को खत्म करने लगे वो लोग। भारत के रिसोर्सेज को अपने देश में पहुंचाने लगे। भारत के टेक्सटाइल्स को बंद कर दिया। 20 करोड़ से अधिक की आज़ादी वाला हमारा देश अब अपने भाग्य को कोस रहा था। लेकिन कुछ विरले थे जो अपने जीवन को भारत की आज़ादी के लिए झोंक चुके थे। कहते हैं ना कि मंजिल की चाहत हो तो रास्तों की परवाह ना करो, और रास्तों का लुत्फ लेना हो तो मंजिल की परवाह ना करो। भारत का 60% से ज़्यादा हिस्सा सीधे ब्रिटिशर्स के हाथों में था और जो बचा हुआ 40% रजवाड़ों के, और वो रजवाड़े जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर लिया था अपनी ताकत, अपनी खोखली ताकत को बचाए रखने के लिए। सिपाही म्यूटिनी, पहला आंदोलन, मगर अंत हुआ मंगल पांडे की फांसी के साथ। मगर उस छोटी सी क्रांति के बाद ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कोशिश देश के हर कोने में होने लगी और चिंगारी भड़कती रही कुछ वीरों के दिलों में। उन्होंने भारत की आज़ादी को चाहा और बदले में सब कुछ खोने को तैयार हो गए। एक संगठन का निर्माण हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे बनाया गया भारत की आज़ादी के लिए और पॉलिटिकल फ्रीडम फाइट की कहानी शुरू हुई। बंगाल से शुरू हुआ वंदे मातरम की आवाज़ और आंदोलन, उसमें अंग्रेजों को एक के बाद एक चोट पहुंचाने लगे। कलकत्ता छोड़कर ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को दिल्ली ले आए और फिर शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों को लेके गए, बदले में आज़ादी देने का वादा किया। 70,000 सैनिकों की बलि देकर भी ब्रिटिशर्स ने अपना वादा नहीं निभाया। बस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसेस में भारतीयों को नियुक्ति देने लगे, मगर इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर नहीं। फिर आए मोहनदास करमचंद गांधी, एक बैरिस्टर जिन्होंने शांति का मार्ग चुना, अहिंसा से
आज़ादी की जंग लड़नी शुरू की। पूरा देश उनके मार्गदर्शन पर चलने लगा। ब्रिटिशर्स ने पढ़ने लिखने मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी और आंदोलन का दमन करने लगे। हर दिल में आज़ादी की आग थी, मगर लड़ने की हिम्मत हर एक में कहाँ थी। अहिंसक आंदोलन में कांग्रेस ने असहयोग शुरू किया। कुछ लोग बंदूक की जोर पर भी लड़ने को तैयार थे। वो अंग्रेजों को ही लूटते और अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए संसाधन इकट्ठे करते। किसी कोने में कोई तो किसी कोने में कोई। लाहौर में काले झंडे दिखाए गए और बदले में अपनी जान गंवाई। ऐसे में फिर एक नौजवान खड़ा हुआ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर, और टूट पड़ा अपने पूरे दमखम के साथ। खुद को आज़ादी की आग में झोंक कर उसने आवाज़ दी, आह्वान किया और अपनी आवाज़ से पुरजोर संग्राम किया। उसने रास्ते ही अलग निकाला अपने देश के लोगों को जोड़ने का। खुद को जलाकर तय किया अंधेरों से निकाल कर रास्तों को रोशन करने का। भूखे रहे अपने हकों की लड़ाई के लिए। दुनिया को दिखा दिया कि इंकलाब की आग जुनूनी दिल में किस कदर गहराई होती है। एक फूल की तरह से कुचल भी दो उसे तो महक हर तरफ उसकी छाई होती है। बीज तो बो दिया था उन्होंने आज़ादी का, बस अब फल हासिल करना था। कोई हिंसा से कोई अहिंसा से सरफरोशी का ऐलान मुकम्मल करना था। नाम क्या लूँ इस कहानी के किरदारों का, वो तो बस एक व्यक्ति हैं, मगर उनके सिद्धांत, उनके मार्ग, उनके कदमों के निशान पे चलने वाले हजारों कदम कौन से उनसे पीछे हैं। न मानेंगे उनको, न उनकी कोई बात सुनेंगे। अब तुम लौट जाओ, अब हम तुमसे आज़ादी लेकर रहेंगे। तुम शांति से मानो या अब युद्ध से, अब तुम मर जाएंगे या मारेंगे। तुम चले जाओ वरना हम तुम्हें कहीं का ना छोड़ेंगे। जो आया वक्त तो फिर एक नया किस्सा सामने आया। तुमने जिससे सत्ता ली थी अब लौटाओगे उन्हीं को। मुस्लिम लीग का ये पैगाम आया। हुए दो हिस्से, एक कांग्रेस को और एक जाति को सौंप दिया। भारत आज़ाद होकर भी बंटवारे से बर्बाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. क्या है आज़ादी का अर्थ, कैसे समझें इसे? बस उनके जीवन को पढ़ लो जिन्होंने दर्द और मौत को अपने हिस्से लिख दिए, जिन्होंने खो दिया सब कुछ। आज उनको क्या मिला, हम क्या कहें। जो नाम लेते ही सर झुक जाता है उनकी याद में, आंखें नम हो जाती हैं उनकी बात पे। क्या बस इतना सजदा ही काफ़ी है उनके लिए? खुद कुछ पाने के लिए तो वो आगे नहीं बढ़े थे, वो तो आगे बढ़े थे बस देश में अपने लोगों पर हो रहे दर्द से परेशान होकर। वो परेशान थे अपने ही देश में किसी और के बनाए कानून से बंधकर। वो परेशान थे अपने घर में किसी और को यो अत्याचारी के रूप में पाकर। तुम ही बताओ कि अभी आज़ादी का क्या अर्थ है तुम्हारे लिए? ये उत्सव है या उल्लास है, या ये संगीतों का साज है, या एक खोखला सा जज्बात है? तिरंगे की कीमत होती है बस तब जब ये दिन आता है। बाकी के दिनों में ये तिरंगा भी शायद एक चीज़ की तरह बक्से में रखा सामान है। सोचो, जब तक अपनी चाहत को हम जुनून की हद तक नहीं चाहेंगे तो उसे हासिल कैसे कर पाएंगे? जुनून ना हो तो बोलो उसके लिए जज्बात कहाँ से लाएंगे? जो जज्बात ना हो तो चाहत के लिए इश्क कैसे होगा? जो इश्क ना हो तो किसी सौदे से परे हमारा जिक्र कैसे होगा? जो तोड़ दिया खुद को, जो छोड़ दिया सबको, तो ही दीवानों को उनकी चाहत मिलेगी। चाहत मिल जाने के बाद कहो अब तेरा व्यवहार कैसा होगा? उसे संभालना होगा, उससे मोहब्बत करनी होगी। वो चाहत थी तेरी तब तक जब तक तू उसे पा ना सका। जो पा लिया तो अब वो तेरी जिम्मेदारी ही होगी। जो पा लिया तो अब वो तेरी जिम्मेदारी होगी।
Nothing is more important than freedom. It's the choice to do whatever you want to do, if you want to do it, when you want to do it, all on your own terms. Freedom, F-R-E-E-D-O-M, that's 7 letters, and 1.2 billion hearts of India carried in the cells. Freedom to me isn't just like watching your Prime Minister give a big speech in front of Red Fort on Independence Day or watching the Indian tricolour flutter. It's being able to do what I want to, say what I want to, think what I want to, feel what I want to, and express what I feel. Well, freedom is like a ray of hope which gives fruitive future. It is a basic need. It is what every person must have. I think it is a birthright and nobody should be deprived of it. Freedom to me is basically everything. Everything nice, everything that makes me happy. It's a state of mind. A person living inside a jail, if he thinks he's free, then he's free. If he's allowed to do whatever he likes, then I think he's free. It is challenging the normality. It is existing on your own terms. I'm not sure freedom in its purest form exists. There's no world without limitations. But being able to make decisions without judgment and prejudice is a good start. Freedom is making mistakes and taking risks and learning at your own pace. For me, freedom is choice. If we're real about it, freedom doesn't exist without putting some rules in place. You can't just walk around lawless. Freedom is realizing that even in a harsh world, you have the ability to create happiness within yourself. I think it's more of a moment in which they're probably happy. Which is, I think, something that a person finds only inside themselves. If a person chooses to be free, then even in situations that seem tragic or desperate to other people, they will find a shred of freedom somewhere. Freedom for me is to live life for myself. तो ये कहानी है हमारे देश की, जो एक निर्मल जल की तरह था, जिसमें कई संस्कृतियों ने अपना वर्चस्व इस पर थोपा, अपना रंग इसमें मिलाते रहे। आज इसमें छिपे हर रंग को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह अब यहाँ की नई संस्कृति है, इसे जिम्मेदारी से निभाना है हमें। आज़ादी का पर्व मनाना है, मगर ये मत भूल जाना कि ये जिम्मेदारी भी है, जिसे देश हित में निभाना है हमें। जो कर सकते हो वो करो, जो भी कर सकते हो वो देश के लिए करो। जो उड़ ना सको तो दौड़ो, जो दौड़ ना सको तो चलो, जो चल ना सको तो खिसकते हुए बढ़ो, जो हिल भी ना सको तो बोलो, जो बोल भी ना सको तो समर्थन दो, जो समर्थन सहयोग ना कर सको तो देश समाज के विरुद्ध कोई कार्य तो ना करो। जिम्मेवार बनो, कुछ ना कुछ तुम भी जरूर करो। ये देश हमारा है, एक चाहत के साथ इसे पाया है, तो अब पाने के बाद जिम्मेदारी की तरह इसके साथ न्याय करो, अपना फर्ज निभाओ। ही कर सकते हो वो देश के लिए करो। जो उड़ ना सको तो दौड़ो, जो दौड़ ना सको तो चलो, जो चल ना सको तो खिसकते हुए बढ़ो, जो हिल भी ना सको तो बोलो, जो बोल भी ना सको तो समर्थन दो, जो समर्थन सहयोग ना कर सको तो देश समाज के विरुद्ध कोई कार्य तो ना करो। जिम्मेवार बनो, कुछ ना कुछ तुम भी जरूर करो। ये देश हमारा है, एक चाहत के साथ इसे पाया है, तो अब पाने के बाद जिम्मेदारी की तरह इसके साथ न्याय करो, अपना फर्ज निभाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।